जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमारे मुल्क को और हमारी नस्लों को है, और जिस पर अमल दरामद करने के लिए 2010 से की गई कोशिशों को अभी तक वो दवाम नहीं मिल सका जो कि हमें मिलना चाहिए या करना चाहिए या अचीव करना चाहिए। तो उसके लिए उस स्ट्रगल, उस कोशिश की बानी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो अगेन किसी शख्सियत, वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बट तारुफ करवाना एक जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी भी होती है। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही हंसती मुस्कुराती, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मेलोडियस वॉइस मलिहा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मलिहा जी। वालेकुम अ, सलाम। अ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हम आपके तारुफ में कहना तो वही बात है कि यूं शीर लाने के बराबर है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत कम अल्फाज में आपकी शख्सियत को समो सके हम। पाकिस्तान और अमेरिका में खवातीन के मसाइल पर काम करने के लिए 30 साल से जायद का तजर्बा मलिहा हुसैन साहिबा का है। और आपने न सिर्फ इस सफर में इन दो ममालिक में काम किया, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर आपको पहचाना जाता है आपकी कोशिशों, आपके काम की वजह से। जो हम सिनफी बराबरी के लिए आप कर रही हैं। इस वक्त आप मेहरगढ़, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, अ, तरबियत देने वाली, मालूमात पहुंचाने वाली एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसको एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरबराह हैं आप उसकी, उसको देख रही हैं और अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। आपका बहुत ज्यादा फोकस, आपके काम का बहुत ज्यादा फोकस इंसानी हुकूक, जेंडर और डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट रहा। अमेरिका में खास तौर पर आपने खवातीन की फाइनेंशियल डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की को मरकूज रखा, और इसी वजह से आपने माइक्रो इंटरप्राइज और माइक्रो फाइनेंस में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान के अंदर हम अगर काम करने के लिए एक महजब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं और सिनफी बराबरी की बात करते हैं, तो इस माहौल को राइज करने में आपकी जो खिदमात हैं वो बिल्कुल आया हैं हम सब पाकिस्तानियों के ऊपर। क्योंकि आप और आपकी टीम ने, जिसमें फौजिया साहिबा का भी, डॉक्टर फौजिया सईद का भी जिक्र मैं करना जरूर चाहूंगी, कि आप लोगों ने ही जो कोशिशें की वो 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो अ, सिनफी बराबरी और हरासानियत के मुतलिक जो कानून पास किया, उसको मेरा ख्याल है कि मैं डेडिकेट मलिहा साहिबा के को करूंगी। जिनसी हरासियत के लिए कवानीन जो आपने बनाए उस पर अमल दरामद करने की वजह से आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। वर्क प्लेस हरेसमेंट लॉ के कानून के नफाज के अमल में आप हुकूमत पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों को, मुख्तलिफ इदारों को, प्राइवेट सेक्टर में, सिविल सोसाइटी में, आप उन सब की रहनुमाई फरमाती हैं। इसके नफाज का जो अमल है उसको मॉनिटर करने में आप हुकूमत को अपनी खिदमात पेश करती हैं। और इन तमाम इदारों के जो सरबराहान और मुंतजमीन, वो मुंतजमीन जो इस पर अमल दरामद करने के लिए शामिल होते हैं, आप उनको तरबियत देती हैं। तो आपका जो दर्जा है वो एक उस्ताद का दर्जा भी इस सिलसिले में हमारे साथ है। वैसे भी उस्ताद है, जारी बात है, ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही जिसको कहें कि एक आपकी खासियत है कि आपने तकरीबन मोर देन 26,000, 26,000 से ज्यादा लोगों को आपने जो है अभी तक इस चीज पर तरबियत दी है। और ये जो आगही का सिलसिला है, जो ओरिएंटेशन सेशंस हैं, अवेयरनेस रेजिंग सेशंस हैं, वो उनको कोई वो नहीं है जिसको कहें कि कोई ब्रेक उसमें आप नहीं आने देती, और यू आर ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल। आपको कोई मैंने ऐसी बात की, मैंने कहा जी हम यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम चलते हैं और हम उनके साथ सेशंस करते हैं। तो मतलब एक तो ये है कि सरबराहान से लेकर नीचे तक के जो हम आप समझती हैं कि सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सब तक आगाही का ये सिलसिला आप
पहुंचाना चाहती हैं और आपने जारी रखा हुआ है। तकरीबन कोई 4,000 से जायद केसेस को भी में भी आपने एक फैसिलिटेटर और सहूलतकार के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। और न सिर्फ ये कि आपने मतलब सिविल सोसाइटी में प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत के साथ साथ काम किया, बल्कि टेलीविजन पर भी आपने कई के कई प्रोग्राम्स किए। आपके एजाज में, आपकी खिदमात में, आपकी क्रेडिट में जो चीज़ जाती है वो आप कहें कि आप आपकी तसानीफ जो मौजूद हैं, जिसमें से बहुत ही आपकी जो पब्लिकेशंस हैं उसमें अ गेम चेंजर फॉर वुमेन रिव्यूइंग 10 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंटी सेक्सुअल हेरासमेंट लॉज इन पाकिस्तान। तो मैं समझती हूँ कि आपने एक गेम चेंजर के तौर पर आप खुद भी सामने आई। ये कानून तो बेशक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया, और अभी हम अगर देखते हैं तो मार्च 2022 में दोबारा इसको रिव्यू किया गया, दोबारा इसमें तब्दीलियां की गई और बेहतरी लाई गई। तो आपकी इस काविश को मैं समझती हूँ कि खवातीन में सिनफी जो हरासानियत थी और सिनफी बराबरी लाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले की है। आप इसके अलावा आपने एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 पर भी उसमें जो रिव्यू किए और उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई, उसमें भी आपकी कंट्रीब्यूशन सराही जाती है, मानी जाती है, और आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है। सो मुख्तसरन आपकी शख्सियत का वही बात है कि अहाता करना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी ऐसे मुझे वो जेम्स पाकिस्तान के, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हीरे हमें नवाज रहे हैं और हमारे साथ हैं। और ये जो तालीम सीखने और सिखाने का दोनों तरफ का जो अमल है, ये आप सबकी हौसला अफजाई के साथ ही, स्पेशली मलिहा साहिबा से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा आप ज़रूर करें। इस हौसला अफजाई के साथ ही हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मलिहा साहिबा आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम अपने साथियों को भी चाहेंगे कि वो बड़े तवज्जो से इसको सुने, और जब फॉर्मेट हम यही रखेंगे कि आप अपनी गुफ्तगू जब कर चुके उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे। आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिएगा और सवाल कर लीजिएगा या चैट में डाल दीजिएगा। अब सर, अब सबसे दरखास्त है, ये लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, जो लोग हमें जूम पे ऑन देखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, काइंडली अपने माइक्स को म्यूट रखिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मलिहा साहिबा। जी मलिहा साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब सब साथियों का मुझे बीच में बहुत से हमारे मेहरगढ़ की एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अभी जो इस वक्त हम बात करेंगे तकरीबन 1 घंटा, उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि पहले शुरू में थोड़ा सा मसला जो है सेक्सुअल हरासमेंट क्या है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि आप सब में से जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं आपको तो पता है, या आप में से जिन साथियों ने कानून को अच्छी तफसील से पढ़ा तो उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन आ, फिर भी अगर कोई साथी ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम, या जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा या मेहरगढ़ की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, तो मैं एक दफा दोहराना चाहूंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन से इंसानी रवैये आते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता हो कि हमने क्या नहीं करना दूसरों के साथ। कोई हमारे साथ अगर किस तरह इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करे तो वो इस डेफिनेशन में आता है, हमें उन्हें रोकना है। और कोई अगर हमारे रोकने से नहीं रोके तो फिर हमने उन्हें रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले थोड़ी मसले की बात करेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी इस कानून की, बहुत ब्रीफली इस कानून की तारीख, कब से पाकिस्तान में ये काम शुरू हुआ, किसने किया। और साथ ही मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि ये काम मैंने पाकिस्तान में शुरू नहीं किया, ये डॉक्टर फौजिया ने आज से 25 साल पहले किया था, तो आई कांट टेक क्रेडिट फॉर दैट। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे मैं काम कर रही हूँ, और मैंने मेहरगढ़ ज्वाइन किया था 2010 में, तो तब से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही हूँ। बेसिकली डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर कमरान का काम और जो बाकी आशा मेंबर्स थे उनका काम लेके मैं आगे चल रही हूँ।
क्योंकि इतना बड़ा क्रेडिट मैं ले नहीं सकती कानून बनवाने का। सो और फिर बाद में थोड़ी सी आप में से जो साथी मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं तो थोड़ी कानून की बात करेंगे कि कानून का मैकेनिज्म आपने अपने यहाँ अपने इदारे में इंस्टीट्यूशनलाइज किया, अ, और अगर नहीं किया अभी तक तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की इम्प्लीमेंटेशन की। और उसके बाद फिर अगर आप में से किसी साथी के कोई सवाल हो तो वो सवाल जवाब आखिर में करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि जिनसी हरासियत उसमें कौन कौन से रवैये आते हैं, तो कानून की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ी बात करूं तो सबसे पहले तो वो कहता है कि कोई ऐसी हरकत या बात जो अनवेलकम्ड हो जिनसी हवाले से, यानी एक इंसान ने कुछ कहा या किया, दूसरा इंसान नहीं चाहता और पहले इंसान की बात से वो तंग हो रहा है, तो वो हरासमेंट की बेसिक सी डेफिनेशन है। और अगर जिनसी हवाले से या जिनसी नौयत की बात हो या दूसरे इंसान की जिन्स की वजह से वो बात की गई हो तो वो जिनसी हरासियत हो सकती है। अ, और आगे जाने से पहले एक और मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़कियों को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं। अम, पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा देखें तो थोड़े से मर्द या थोड़े से लड़के बहुत सी लड़कियों या औरतों को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं। मेजॉरिटी मर्द बहुत अच्छे इंसान होते हैं, मेजॉरिटी औरतें भी बहुत अच्छी इंसान होती हैं और मेजॉरिटी मुतजन्नस अफराद भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमें रियलिस्टिकली अगर देखें तो ये पता है कि थोड़े से मर्द, थोड़ी सी औरतें और थोड़े से मुतजन्नस अफराद इस किस्म की नामुनासिब हरकतें या बातें किया करते हैं हमारे यहाँ। सो वो थोड़े से मर्द बहुत सी औरतों को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं। दूसरे नंबर पे मर्दों से मर्दों की जिनसी हरासियत भी हमारे यहाँ होती है, वो दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे औरतों से मर्दों की जिनसी हरासियत वो भी होती है। और चौथे नंबर पे औरतों से औरतों की जिनसी हरासियत। सो हमें जब आगे डेफिनेशन की बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन से रवैये आते हैं, तो फिर ये सारे सिनेरियोज अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्द औरतों को हरास कर रहे हैं, और अगर ट्रांसजेंडर्स को देखें तो वो शायद सबसे ज्यादा हरास होते हैं सेक्सुअली। सो ये जहन में रखते हुए वापस हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। एक तो ये कि अनवेलकम जिनसी हवाले से या दूसरे इंसान की जिन्स की वजह से, किसी इंसान के मर्द या औरत होने की वजह से आप कोई ऐसी बात या हरकत करें जिससे वो इंसान तंग हो, तो वो जिनसी हरासियत है। आप जुबानी भी ऐसी कोई बात कर सकते हैं, यानी जुबानी का मतलब है, इसको अगर जरा हम और खोल के देखें कि आपके मुंह से कोई भी आवाज निकली, जब वर्बल लिखा है उसमें डेफिनेशन में, कोई भी आवाज अगर किसी को चलते हुए देख के आपने उसकी तरफ देख के और सीटी बजा दी और दूसरा इंसान तंग हुआ या उसको बुरा लगा, तो वो भी जिनसी हरासियत में आ सकता है। आपके मुंह से कोई लफ्ज निकला, कोई जुमला, कोई फजूल सा शेर, कोई जुमानी बात, कोई नामुनासिब जोक्स जिनसी हवाले से, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। जिन्स के हवाले से कोई भी बात की, और कभी कभी अरबी के अल्फाज भी इसमें आ जाते हैं। आपने अरबी में आमतौर से, अभी हमारा सॉरी इंटरेक्टिव नहीं है तो मैं अभी पूछ नहीं रही किसी से भी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरह के अल्फाज हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं कि दूसरे इंसान की तारीफ करना किसी भी जबान में हमारा बनता है या नहीं बनता। क्योंकि जनरल जो पाकिस्तानी मुआशरे की हमारी जो जो कल्चर है उसमें महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। आपको किसकी तारीफ करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। काम की जगह पे वैसे तो ज्यादातर लोग नामहरम होते हैं, लेकिन वहां भी
फिर डिपेंड करता है कि किसके साथ आपका कंफर्ट लेवल कैसा है। हम सुबह से लेके शाम तक अगर काम की जगह पे साथ होते हैं, कुछ कुछ लोगों के साथ आपका कंफर्ट लेवल इतना होता है कि वो अगर कह दें आपको कि आपने आज बहुत अच्छा रंग पहना या आपकी टाई का रंग बहुत अच्छा है, तो आप आराम से कहते हो थैंक यू और बस आगे चल पड़ते हैं अपने काम में। लेकिन कुछ लोगों के साथ आपका कंफर्ट लेवल इतना नहीं होता और वो आपकी तारीफ करें या आपके कपड़ों की या बालों की या किसी भी चीज की, टाई की, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि उनके साथ आपका कंफर्ट लेवल इतना नहीं है। बेशक एक ही काम की जगह पे आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, काम की बात होती है, लेकिन कंफर्ट जोन में आपके वो नहीं आते कि वो आपकी तारीफ करें। सो हम सबको ये जरा सा सेंसिटिव रहना होता है कि मेरी कोई बात किसी को बुरी ना लगे। ठीक है ना? हम लोग बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर हम अपने से पूछें कि मुझे ये बात दूसरे इंसान से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमारा जो अंदर है वो हमें जवाब दे देगा। और फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आए तो मेरा लिटमस टेस्ट ये होता है, जो केमिस्ट्री लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, कि मैं अपनी अगर वालदा को आंखें बंद करके जहन में लेके आऊं कि मेरी वालदा अगर जा रही हैं या कहीं पे काम कर रही हैं, उन्हें अगर कोई भी इंसान इस तरह की बात कहे तो मेरी वालदा को कैसे लगेगा, या मेरी बहन को या बेटी को। और अगर मुझे पता चले कि किसी ने उनसे ये बात की तो मुझे कैसा लगेगा। तो वो वो मेरे लिए बहुत काफी होता है ये जानने के लिए कि मुझे ये बात किसी से करनी चाहिए या नहीं। मेरी बेटी से कोई बात करे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो शायद मुझे भी किसी की बेटी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे माशरे में ये बात बहुत अच्छी नहीं समझी जाती। मेरी परवरिश जैसी भी हुई हो, मेरे घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन जब हम काम की जगह पे आते हैं तो अलग अलग माहौल से लोग आते हैं वहां पे। तो सेंसिटिव रहना दूसरे लोगों की तरफ बहुत जरूरी हो जाता है। मेरी किसी बात से मेरा कोई कुलीग तंग ना हो, बहुत सादी सी बात है। सो पहले वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद आ जाती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कि चाहे कागज पे पेंसिल से कुछ लिख के दें किसी दूसरे को, या ये सेल फोन्स हर किसी के पास आजकल होते हैं, तो इस पे कभी कभी टेक्स्ट मैसेजेस, मैसेंजर में कोई चीज, या व्हाट्सएप पे, या अलग अलग जरियों से आ रही होती है। तो काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं देख रही थी कि अच्छा, मैं होस्ट मैं नहीं खुद हूँ so करती मैं हूँ नहीं फिर, कर जी सकती। मैं करती हूँ। थैंक यू। सो कोई भी बात किसी भी जरिए से आप लिख के किसी दूसरे इंसान को दें, चाहे कागज पे या सोशल मीडिया पे या किसी भी डिवाइस पे, ईमेल हो सकती है, जो जिनसी हवाले से नामुनासिब बात हो, दूसरा इंसान को बुरा लगे, तो वो भी जिनसी हरासियत में आ जाती है। कभी कभी वर्बल और रिटन का कॉम्बिनेशन होता है। कभी वीडियोस आ जाते हैं हमारे पास, कभी तस्वीरें आ जाती हैं जिनसी नौयत की, हम देखते हैं, हमें बुरा लगता है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वो भी जिनसी हरासियत की लीगल डेफिनेशन में आ गया। उसके बाद फिजिकल कॉन्डक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर जो है, वो शुरू होता है कि हमने कैसे किसी को देखा। अगर हम घूरे चले जा रहे हैं किसी को और मेरी नजर से कोई दूसरा इंसान तंग हो रहा है, और मैं जो किसी को देख रही हूँ उसके मर्द या औरत होने की वजह से और घूरे चली जा रही हूँ, कभी कभी लोग इतने जोर से घूरते हैं कि आपको उनकी नजर अपने जिस्म पे महसूस होने लगती है। वहां से फिजिकल कांटेक्ट आपका शुरू हो जाता है इनअप्रोप्रिएट। या आपने जाते जाते किसी को हाथ लगा दिया या चुटकी काट दी, या कोई चीज पकड़ा रहे हैं तो इस तरह पकड़ने के बजाय आप इस तरह से पकड़ते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, जान के हाथ लगाया। चाहे वो फाइल हो या कोई चाय की प्याली हो या पानी का गिलास या पेन या कुछ भी हो, अ, हाथ लगाने से, चुटकी काटने से जिस्म किसी के साथ आप
लगा के गुजर जाते हैं, रगड़ के गुजर जाते हैं, आप प्रिटेंड करते हैं जैसे कम जगह है। सो वो जो है वो इट गोज ऑल द वे अप टू सेक्सुअल असोल्ट। सो घूरने से और हाथ लगाने से लेके सेक्सुअल असोल्ट तक जितनी भी बीच में किस्में आती हैं वो सब फिजिकल कॉन्डक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर में आ जाती हैं। सो चाहे जुबानी हो या लिख के हो या फिजिकली हो, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सेक्सुअल हरासमेंट तो सिर्फ वही होती है जो फिजिकल हो और सीरियस किस्म की हो, तो वही सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ऐसा नहीं है। जुबानी बात भी हो सकती है जिनसी हवाले से जिससे दूसरा इंसान तंग हो, ठीक है ना। सो ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कानून की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स, यानी जिन्स की वजह से अगर हम किसी को अपने से कमतर समझें तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मुआशरा ये कहता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, कि मर्द का दर्जा सबसे ऊंचा, औरत का दर्जा उससे कम और ट्रांसजेंडर का दर्जा सबसे कम। तो आपका मुआशरा जो भी कहे आप अपने जहन में जो भी समझें, लेकिन अब इस कानून बनने के बाद काम की जगह पे आपकी बात से नहीं, आपके एक्शन से नहीं, आपके रवैये से भी किसी को लगे कि आपने जिन्स की वजह से, दूसरे इंसान की जिन्स की वजह से अपने से कमतर समझा, ठीक है ना। सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड लिखा है कानून में, तो आप पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है, ठीक है। सो मेरी सोच क्या है, जो भी हो, आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, आई ऑल्सो हैव अ राइट टू शेयर माई ओपिनियन, एज लॉन्ग एज किसी को बुरा नहीं लगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो। कानूनन जिन्स की वजह से मैं किसी को अपने से कमतर नहीं समझ सकती, वरना समझ तो सकती हूँ लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी हो जाएगा फिर, या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत से केसेस को स्टडी करें तो उसमें एक पैटर्न होता है कि एक इंसान ने दूसरे से कोई सेक्सुअल फेवर मांगी, चाहे दोस्ती करने की या खाना बाहर जाके इकट्ठा खाते हैं या फिल्म पे मेरे साथ चले, दूसरे इंसान ने मना कर दिया, और दूसरे इंसान के मना करने की वजह से अगर मुझे बुरा लगा कि इसकी ये मजाल, इसने मुझे मना कर दिया, और मैं उनके पीछे पड़ जाऊं, उनको पनिश करने शुरू कर दूं, तो वो भी इस कानून की सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में है। अटेम्प्ट टू पनिश द कंप्लेनेंट फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई टू सच अ रिक्वेस्ट। मैंने सेक्सुअल रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मैं उनको पनिश कर रही हूँ, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। और काम की जगह पे पनिश कैसे करते हैं, काम ज्यादा देने लगते हैं, हम उन्हें बात बात पे डांट देते हैं, हम उन्हें दफ्तर की छुट्टी हो गई उसके बाद बैठने को कहते हैं, हम अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते हैं, हम उनकी असेसमेंट्स खराब कर देते हैं, हम उन्हें मीटिंग्स में बोलने नहीं देते, हम उन्हें कभी कभी बदनाम करना शुरू कर देते हैं। सो ये आप इंटिमिडेट करें, उनके लिए हॉस्टाइल ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो ये सब चीजें जो हैं ये भी कानूनी डेफिनेशन में आ गई जिनसी हरासियत की। और आखिर में ये कानून कहता है, या इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि इट्स मेड अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने की कंडीशन बना दे या नौकरी कंटिन्यू करने की कंडीशन बना दे, कि आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको बदले में हमारे साथ क्या करना होगा या हमारे लिए क्या करना होगा, या अगर यहाँ नौकरी करनी है तो फिर ये तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम कंडीशन बना देते हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आ गया, ठीक है। सो ये तो हो गया कि क्या क्या रवैये जिनसी हरासियत में आते हैं। उसके बाद मुझे इतनी आदत है सवाल करने की कि
डेफिनेशन पे किसी का सवाल है तो अभी पूछ लें, वरना आगे चलूंगी। जी लेकिन आपका। नहीं, जी। बिल्कुल कोई नहीं है, अगर आप चाहें तो वही बात है ना कि वो हम कुछ लोग जो है ना वो एक तो पावर पॉइंट वाले नहीं और एक मोनोलॉग वाले नहीं है ना, तो आप कर हाँ। सकती हैं, इट्स अप टू यू जी, बिल्कुल आप पूछ सकती कोई हैं और साथियों तो को भी। जी 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 बताइए। तो एक जी बोलिए। सवाल ले लेंगे। जी सहारा जरूर। वेलफेयर से से मालाकंड से हमारे साथी हैं। आप अगर कर लें कोई एक और अगर सवाल हो तो फिर आगे चलेंगे हिस्ट्री और लॉ की तरफ। जी, आप अपना अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ब्रीफ टू द पॉइंट क्वेश्चन इशू के हवाले से। सर मेरा मेरा एक सवाल है। जी। और सवाल मेरा ताल्लुक जो है, मेरा नाम बख्त मोहम्मद शर्मीन हूँ, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मलाकंड खैबर पख्तूनख्वा की। जी। 27 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए और 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे पास है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, बाज जी। ट्रकों पे ये लिखा होता है और कि कभी आओ ना इधर का जल लगा के, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में होते ये बाज ट्रक? नामुनासिब है। नामुनासिब है, किसी एक इंसान को नहीं कह रहे। जो भी पढ़े उसको अगर बुरा लगा तो लिख के लगा दिया। किसी एक इंसान को अगर आप कहेंगे तो वो इंसान कह सकता है कि हाँ मुझे कहा, मुझे बुरा लगा। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अ, नामुनासिब है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट में मेरा जहां तक ख्याल है एज सच नहीं आएगा, क्योंकि किसको कह रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से इस तरह की चीज बात करना अच्छा नहीं होता। लेकिन किसी एक इंसान को नहीं कह रहे। सही। सो लाइक सॉरी, बहुत क्लियर हाँ या ना का जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिकली ये रवैयों की बात है कि सोसाइटी का जी। माहौल ऐसा है जो कि जिस तरह आपने फरमाया कि वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है और वो कोई भी हो सकता है, किसी को भी कहा जा सकता है। राइट। तो वो आपकी बात सहारा वेलफेयर से आप जो बात करें, आपकी बात दुरुस्त है कि वो क्या उसमें आता है कि नहीं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट नहीं कहा गया तो शायद कानून के पैरे में नहीं आ रहा ना। इसमें नहीं आ कनीज रहा। जी। कनीज फातिमा का जी उन्होंने हाथ उठाया जी। कनीज आप पूछ लीजिए अनम्यूट थैंक करके यू प्लीज। बात। जी कनीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। कनीज अनम्यूट करें। कनीज अनम्यूट करें। अनम्यूट हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी। जी। अनम्यूट है जी जी अच्छा करें। जी। अच्छा, सेक्सुअल हरासमेंट की तारीफ में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और कुलीग्स तो आते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन में किसी इदारे के क्लाइंट्स या बेनिफिशियरीज भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? और मोर ओवर, जो अभी ये जी। सवाल किया गया था ट्रक पर लिखे हुए, तो क्या ये एक्ट पब्लिक प्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट की तारीफ में आता है? और जो पाकिस्तान पीनल कोड का है सेक्शन 509, हाँ जी। उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो आपने पहला सवाल किया कि आपके क्लाइंट्स या दूसरे लोग जो इदारे के एम्प्लॉयज नहीं है वो इसमें आते हैं या नहीं, तो वो आते हैं बिल्कुल। क्योंकि इस कानून में अगर शुरू में आप डेफिनेशंस को देखें तो जो अक्यूज्ड की डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि एनी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यानी कि जिस शख्स मर्द या औरत के खिलाफ शिकायत हो उसका एम्प्लॉय होना जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्लेनेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा है एनी वुमन और मैन। तो कंप्लेनेंट का एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये इस वजह से किया गया था कि जैसे यूनिवर्सिटीज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं इस कानून के तहत, जो स्पेशल लॉ है। आप किसी बैंक में जाएं तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं इस लॉ में। अगर आपके बैंक का एम्प्लॉय आपके कस्टमर को हरास करे तो वो कवर्ड है। उसके बाद किसी हॉस्पिटल में हो तो मरीज जो हैं उनको अगर
मरीज या उनके साथ जो लोग होते हैं उन्हें कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल का कोई भी एम्प्लॉई अगर हरास करे तो वो भी इस लॉ में कवर्ड है, जो स्पेशल लॉ है। पब्लिक प्लेसेस का जो दफा 509 है, तो वो भी डिपेंड करता है कि अगर कानून के तहत आप रिपोर्ट करना चाहेंगे तो शायद कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो कि जाती तौर पे आपको किसी ने जिनसी तौर पे हरासा किया। मैं फिर वही बात कहूंगी कि बेशक पब्लिक प्लेस में है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि मेरे लिए इन्होंने लिखा और मुझे पढ़ के बुरा लगा और मैं अनकंफर्टेबल हुई या हुआ, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके लिए है? बहरहाल नामुनासिब बात डेफिनेटली है, नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए। हमारे कम अज कम हमारे कल्चर में इन चीजों को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। अगर किसी का और कोई सवाल है, वरना हम थोड़ा आगे चले। जी आगे चल लीजिए। जरूर। जी अ, थोड़ा सा इस कानून के यानी मसले के ऊपर हमने बात कर ली। कानून पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इस कानून को बनाने में कोई तकरीबन 10 साल की एक तहरीक चली थी। उस तहरीक का नाम था अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, या उसे आशा कहते थे। उसमें बहुत से, लिटरली हजारों इंडिविजुअल्स थे, बहुत से इदारे थे, कुछ कोर मेंबर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ इंडिविजुअल्स कोर मेंबरशिप में आते थे, और बहुत से फ्रेंड्स ऑफ आशा थे। उन्होंने मिलके, और उसमें मर्द औरतें सब थे, पब्लिक सेक्टर के लोग थे, प्राइवेट सेक्टर के थे, सिविल सोसाइटी के थे, मिलके हुकूमत के साथ मिलके, पार्लियामेंट के साथ मिलके ये कानून पास करवाया था 2010 में। बहुत सा वक्त लगा, बहुत सी मेहनत, मुशक्कत भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। उसके बाद जब 2010 में ये कानून पास हो गया, और डॉक्टर फौजिया सईद हैं, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को लीड किया था। और डॉक्टर फौजिया सईद ने ये काम पाकिस्तान में 1997 में शुरू किया था, जब उन्होंने और उनके साथ 10 और कुलीग्स ने मिलके यूएन सिस्टम में जिनसी हरासियत के खिलाफ एक केस रिपोर्ट किया था। 2 साल तक केस लड़ा, और जब वो जीत गए तो उसके बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि ये मसला जो है, ये तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैला हुआ, पूरी दुनिया में है, इंसानी रवैये का मसला है। अम, इस मसले को हल करना चाहिए। इंसानी रवैये का मसला है, इंसानों के रवैये बदले जा सकते हैं। तो क्या करें कि लोगों को हम बता सकें कि ये ये स्पेसिफिक रवैये नामुनासिब है, नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने 2002 में पॉलिसी बनाई थी, जिसको उस जमाने में कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जेंडर जस्टिस कहते थे। क्योंकि उस वक्त सेक्सुअल हरासमेंट का लफ्ज अगर आप बोलते थे तो कोई आपकी बात सुनता नहीं था। लेकिन स्पेसिफिक जब तक हम मसले को डिफाइन नहीं करते, उस वक्त तक उसका हल निकालना मुश्किल होता है। तो उस वक्त 2002 में तो इसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जेंडर जस्टिस कहा, लेकिन जब कानून बनाने के नजदीक पहुंचे तो फिर सेक्सुअल हरासमेंट का लफ्ज कानून में डाला गया, ताकि स्पेसिफिकली पता हो कि अगर जिन्स की वजह से कोई किसी को तंग करेगा तो ये उसके खिलाफ कानून है। ठीक है ना? गवर्नमेंट के साथ मिलके, पार्लियामेंट के साथ मिलके 2010 में एक नहीं 2 कानून, जैसे भी कनीज फातिमा साहिबा ने कहा कि दफा 509 पाकिस्तान पीनल कोड की जो है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगहों पे लागू होती है। और प्राइवेट प्लेसेस में आपके काम की जगह भी आ जाती है और आपके घर भी आ जाते हैं। इसको जब अमेंड कर रहे थे हम 2009-10 में, तो उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट में एक तो जिनसी हरासियत की डेफिनेशन डाली गई थी, जिसमें पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि मर्द औरत मुतजन्नस कोई भी जिनसी तौर पे हरासा हो तो दफा 509 इस्तेमाल करके पुलिस में केस कर सकते हैं और फिर कोर्ट में चलता है।
वो मेन स्ट्रीम लॉ का हिस्सा है। लेकिन अभी जो मैं बात करना चाहूंगी वो जो स्पेशल लॉ है, उसकी बात करना चाहूंगी, जिसमें जिम्मेदारी माहौल बेहतर करने की इस स्पेशल लॉ के तहत वो इदारों की मैनेजमेंट्स को दी गई है। कानून कहता है कि क्योंकि जिनसी हरासियत के साथ बदनामी जुड़ी हुई है हमारे मुआशरे में, तो ये स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत इस वजह से पेश आई थी कि इदारों के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार हो जिसकी मदद से लोग अपने इस किस्म के मसाइल रिपोर्ट कर सकें और उनको हल करवा सकें, तो शायद ज्यादा लोग बोलेंगे और इस मसले का हल जो है वो निकल सकेगा। पुलिस में कम कम लोग जाते हैं, कोर्ट में लोग इस तरह का जिसके साथ बदनामी जुड़ी हुई मसले के कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां बहुत से लोगों तक बात पहुंचती है। औरतों को लगता है कि हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। मर्द तो बोलते ही नहीं है, हालांकि वो भी हरास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी मर्दानगी पे सवाल उठता भी है। दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, जिसको हमने बदलना है, क्योंकि ज्यादती ना मर्द के साथ हो, ना औरत के साथ हो, ना मुतजन्नस इंसान के साथ हो। ठीक है ना? तो ये हमें बहुत ख्याल रखना है कि किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई इंसान वायलेट नहीं होना चाहिए। सो ये कानून जो है, रुबीला अगर आप देख लीजिए प्लीज। सो जी म्यूट कर दी। जी वही म्यूट कर दी। कानून जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट्स को ये जिम्मेदारी देता है कि आपने अपने इदारे के अंदर एक मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। और वो मैकेनिज्म क्या है कि कम से कम 3 लोगों की स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनानी है, जिसमें एक मर्द का होना जरूरी है। और ये अब थोड़ी सी डिटेल मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगर तो आपके इदारे में लॉ की कंप्लायंस है तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। अगर आपके यहाँ आपके इदारे में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई, आप एचआर में हैं तो आपको ये प्रोसेस शुरू करना है। और आप एचआर में नहीं भी हैं तो आपको अपने एचआर वालों से या सीनियर मैनेजमेंट से ये पूछना है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बनी, या अभी तक इस लॉ की कंप्लायंस हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई। ठीक है? तो ये बेसिक स्टेप्स या बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ये डिसाइड करने के बाद कि हम इस लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी है, नॉन कंप्लायंस की सजा भी है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इस वजह से कंप्लाई नहीं करना कि सजा ना हो कहीं या फाइन ना हो जाए, बल्कि इसलिए कि इस कानून से कंप्लाई करना जो है वो इदारों के फायदे में होता है। अगर आपके यहाँ का माहौल अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, तो आपके तमाम एम्प्लॉयज अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, बजाय एक दूसरे को तंग करने के या खुद तंग होने के। तो मैनेजमेंट्स की इंटरेस्ट में है कि इस लॉ के अच्छे से कंप्लायंस हो। आप 3 लोगों की कमेटी बनाएंगे कानून के तहत। जो कानून कहता है कि एक सीनियर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, एक बाकी एम्प्लॉयज का सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर आपके यहाँ यूनियन है तो एक मेंबर यूनियन से, और इन तीनों में से कोई एक औरत होनी चाहिए, कम से कम एक औरत। अगर आपके यहाँ यूनियन नहीं है तो 2 मेंबर सीनियर मैनेजमेंट से हो सकते हैं, या 2 मेंबर बाकी के एम्प्लॉयज के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है ना? सो आपने देखना है कि आपके यहाँ क्या कॉम्पोजिशन होगा, किस तरह से होगा। लेकिन सीनियर कोई ना कोई होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी किसी सीनियर मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अगर केस आ जाए और कमेटी में अगर सीनियर लोग नहीं हो तो फिर उन केसेस को हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सोच समझ के ये कानून में ये कॉम्पोजिशन बताया गया था इंक्वायरी कमेटी का। कमेटी बनानी है, उसके बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कानूनन कि वो तमाम एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन दें कि इस मसले के लिए
पाकिस्तान की हुकूमत ने या पार्लियामेंट ने कानून बनाया, हमने अपना लिया। इस रवैये में क्या क्या चीजें आती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या रवैये आते हैं, और आप इस तरह से बिहेव नहीं करें। अगर आपके साथ कोई करे तो आप रोकें, अगर आपके रोकने पे कोई नहीं रोके तो ये 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी है हमारे यहाँ, आप इनमें से किसी एक को जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी। इनफॉर्मल वर्बल रिपोर्ट भी हो सकता है और लिख के फॉर्मल कंप्लेंट भी हो सकती है। इनफॉर्मल कंप्लेंट में आप मसला हल कर सकते हैं, किसी को सजा नहीं दे सकते। फॉर्मल कंप्लेंट में मसला तो हल होता है लेकिन साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, सजा भी होती है। मकसद सजा देना नहीं है। इस कानून का एक ही मकसद है, या इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का, कि काम की जगह का माहौल साफ सुथरा हो, बस। ठीक है ना, ना मर्द ना औरत या ना मुतजन्निस किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। सो आपने इंक्वायरी कमेटी बना ली। तमाम एम्प्लॉयज को जब आप इन्फॉर्म करेंगे तब वो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन देनी भी काफी नहीं होती, आपको वो माहौल बनाना है जिसमें मर्द या औरत किसी के साथ भी ज्यादती हो तो वो बोल सके। अगर किसी को रिटेलिएशन का डर होगा तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं जी औरतों के लिए सेशन कराओ, उन्हें पता होना चाहिए उनका मसला है। दैट इज नॉट ट्रू। सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, मर्दों का भी मसला है। औरतें बदनामी के डर से नहीं बोलती, मर्द मर्दानगी पे सवाल उठता है इसलिए नहीं बोलते। तो हमें वो सेफ माहौल बनाना है जहां पे किसी भी किस्म के डर के बगैर लोग बोल सके। वो माहौल बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक सारे एम्प्लॉइज किसी भी पोजीशन पे काम करें, जब तक सब मिल के अपना अपना, मुझे किसी ने आके बताया कि आपको पता है किसके साथ क्या हुआ, मैं आगे लेके उस बात को चल पड़ूं, वहां से आगे गॉसिप शुरू हो जाए तो फिर लोग इस डर से बोलते नहीं है। सो हम सबको मिलके वो माहौल बनाना है जहां किसी के साथ भी, हमारे किसी एक एम्प्लॉय के साथ भी कोई इस तरह की ज्यादती नहीं हो। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का टेक्स्ट आपने कहीं पे अपने हो, कानून की इंफॉर्मेशन तक। ठीक है, सो ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हो गई। जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई, उस टाइमलाइन दी गई है केसेस को रिजॉल्व करने की, इनफॉर्मल या फॉर्मल। आप उस प्रोसीजर के तहत उसी टाइमलाइन में 30 दिन के अंदर, अगर फॉर्मल कंप्लेंट है 30 दिन के अंदर इंक्वायरी पूरी करें और रिपोर्ट बना के आपके यहाँ जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो साहब या साहिबा जिनको नौकरी देने या लेने का इख्तियार है, वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उन्हें आप दें ताकि वो आपकी रिपोर्ट पे सिर्फ साइन ऑफ कर सके। ठीक है, और ताकि वो जो भी आपकी रिकमेंडेशन थी कमेटी की वो इम्प्लीमेंट हो जाए। इस कानून में सजाएं भी पूरी लिस्ट लिखी हुई है, माइनर पेनल्टीज भी हैं, मेजर पेनल्टीज भी हैं। आपके सेंशोर हो सकता है, वार्निंग है, आपकी डिमोशन हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, आपके इंक्रीमेंट्स रोके जा सकते हैं। लेकिन इस कानून के तहत सबसे बड़ी सजा ये है कि आप किसी को नौकरी से निकाल दें, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सजा है। ना सिर्फ एक साहब या साहिबा को मिलती है बल्कि उनकी जितने भी डिपेंडेंट्स हैं। सो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे डिपेंडेंट्स के साथ ये ज्यादती हो जाए तो हमें खुद जिम्मेदार इंसान और जिम्मेदार एम्प्लॉय की तरह बिहेव करना है, चाहे मैं मर्द हूँ या औरत हूँ या मुतजन्नस हूँ, ताकि कल को अगर मेरे किसी गलत हरकत से या गलत बात से कोई दूसरा इंसान तंग हो रहा है, मेरे खिलाफ केस कर दे, तो मुझे तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन उसका असर मेरी फैमिली पे, मेरे डिपेंडेंट्स पे भी होगा।
सो हम सबको जिम्मेदारी के साथ मेरी किसी बात, मेरे किसी एक्शन से मेरे किसी कुलीग को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है ना। सो इंक्वायरी कमेटी जो है वो उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा के जो भी उनकी रिकमेंडेशन थी वो इम्प्लीमेंट करवानी है। उसके बाद भी देखना है कि किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं हो। कंप्लेनेंट या अगर कोई गवाह थे, मर्द औरत, आमतौर से नहीं होते, लेकिन अगर कोई विटनेस है तो उसके खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं हो, क्योंकि अगर रिटेलिएशन हो तो फिर तो हालात पहले से भी खराब हो गए, राइट। हमारा मकसद तो था माहौल को पहले से बेहतर करना, तो इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारी है वो साथ साथ देखती रहे फैसला इम्प्लीमेंट होने के बाद भी कि किसी के साथ कोई रिटेलिएशन नहीं हो, माहौल पहले से बेहतर हो। और कानून ये भी कहता है कि इंक्वायरी कमेटी ने ये केस जो है इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। 3 इंक्वायरी कमेटी मेंबर्स को पता होगा, कंप्लेनेंट एक्यूज्ड को पता होगा, और इंक्वायरी के दौरान जिन चंद लोगों से आपने बातचीत की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, इंक्वायरी के लिए, उन्हें पता होगा। लेकिन साथ साथ उन्हें कहते हैं कि आप ये बात अपने तक रखिएगा ताकि फैले नहीं इदारे के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी में अगर ये इस तरह के मसाइल हल होंगे तो लोग जरा आराम से रिपोर्ट कर देते हैं। अगर उन्हें ये डर हो कि आज हम रिपोर्ट करेंगे कल पूरे इदारे में बात फैल जाएगी, तो बहुत से लोग नहीं रिपोर्ट करते। इस वजह से कानून कहता है कि कॉन्फिडेंशियल रखें और ये भी देखें कि रिटेलिएशन नहीं हो। मकसद ये है कि लोग अपना मसला बोलें, आप उनके मसले को हल करें, माहौल बेहतर हो, ठीक है। सो ये तो इदारे के अंदर करने का है, और सारे एम्प्लॉयज जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी कानून ये इख्तियार देता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस कानून को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो आप नॉन कंप्लायंस कोर्ट में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। एक ही वक्त है जहां पे अगर आप चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, वरना इस कानून को इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेटी के पास जाते हैं और इंटरनली आपका ये जो है मसला हल हो जाता है या हो सकता है। नॉन कंप्लायंस, हर एम्प्लॉय को एम्पावर किया गया इस कानून के तहत कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने कंप्लाई नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इख्तियार दिया, आप कोर्ट ऑर्डर से कंप्लायंस करवा सकते हैं। मैनेजमेंट पे भी थोड़ा सा दबाव डालना मकसद था कि आप अगर खुद से कंप्लाई कर लो तो आपके लिए, आपके इदारे के लिए अच्छा है, अगर आप नहीं करते तो आपका कोई भी एम्प्लॉय कोर्ट ऑर्डर से कंप्लायंस करवा सकता है। सो ये जब चेक्स एंड बैलेंसेस इदारे के अंदर हो तो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है या आसान हो जाता है। इसके अलावा इस कानून में एक गुंजाइश मोतसिब की है। कानून ने कहा कि एक फेडरल एरिया में और एक एक हर सूबे में मोतसिब होगा इस कानून के तहत अपॉइंटेड। वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस डायरेक्टली भी ले सकते हैं, और अगर आप इंक्वायरी कमेटी के पास गए थे और आपको कमेटी के फैसले से इत्तफाक नहीं तो 30 दिन के अंदर मोतसिब के पास अपील में जा सकते हैं, ठीक है। सो कमेटी के पास केस कर सकते हैं, या अगर चाहें जिस भी वजह से कमेटी के पास नहीं केस रिपोर्ट करना चाहें तो डायरेक्टली मोतसिब के पास केस रिपोर्ट किया जा सकता है कानूनन। मोतसिब जो है उन्हें भी वही प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो इंक्वायरी कमेटी के लिए है, और वो पूरी इंक्वायरी करके और उसकी जो भी फैसला होता है, जो ऑर्डर होता है, वो आपके इदारे में भेज देते हैं और उसे भी 7 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। मोतसिब की बात अगर हम सीरियसली नहीं लें, उनकी बात नहीं माने, तो उनको कानून ने इतना इख्तियार दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट की सजा जो है वो लगा सकते हैं अगर हम उनकी बात नहीं सुने तो। सो मकसद सिर्फ ये है कि उनको सीरियसली लेने की जरूरत है और जो उन्होंने कहा वो हमने करना है।
कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकते हैं और उनके जो फैसले होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करवाने का इख्तियार है उनके पास। सो एक तो मोतसिब का हमें पता होना चाहिए, और फिर एक आखिरी पॉइंट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी वो मैलिफाइड एक्यूजेशंस का है। यानी कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी पे झूठा केस करे तो उसकी भी सजा है, ठीक है ना। और आमतौर से अभी तक वैसे पिछले 13 साल में जब से ये कानून पास हुआ बहुत कम कम झूठे केसेस आए, काफी कम आए हैं। इसमें जो लिस्ट है माइनर और मेजर पेनल्टीज की, हरासमेंट के लिए भी उसी में से सजाएं देते हैं। और हमने जो थोड़े से केसेस में देखा जो झूठे केस किसी ने रिपोर्ट किए, वो भी उसी लिस्ट में से उन्होंने झूठा केस करने की भी सजा दी। सो हमें अपने इदारे में जब लोगों से बात करें तो ये सबको बताना बहुत जरूरी है कि क्या क्या रवैया सेक्सुअल हरासमेंट में डेफिनेशन के तहत आता है। इस तरह आप में से किसी ने बिहेव नहीं करना, सजा है। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि सजा सजा से डर के नहीं, बल्कि हम अच्छे इंसान हैं ना, हमें कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करनी जिससे हमारे कुलीग्स जो हैं वो तंग हो। हर किसी को हक होता है इज्जत के साथ कमाने का, और हम मेजॉरिटी लोग जो है हम अच्छे इंसान हैं। गलती से भी हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आ, हमारे कुलीग्स जो हैं वो तंग हो। सो हरास भी नहीं करेंगे और झूठा केस भी किसी पे नहीं करेंगे। हरास करने की भी सजा है, झूठा केस करने की भी सजा है, ठीक है ना। सो दोनों चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी। हमने थोड़ी सी बात मसले के ऊपर की, क्या क्या रवैये सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे बात की, और कानून को इम्प्लीमेंट करने में के की रिक्वायरमेंट्स कानूनी क्या है, कि किसको क्या करना है ताकि कानून अच्छे से आपके इदारे में इम्प्लीमेंट हो और आप सब मिल के अपने अपने इदारों का माहौल बेहतर कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, आई स्टॉप हियर। आप लोग के अगर कोई सवाल है तो आ, उस पर आप बात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और मेरा तो दिल कर रहा था कि एक एक लफ्ज को लिखती जाऊं और लिखती जाऊं और लिखती जाऊं, बट इतने सादा अल्फाज में आपने कानून को इंटरप्रेट किया कि मुझे यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सवालात बिल्कुल हम लेंगे। हमसे रिक्वेस्ट भी की कि जी 15 मिनट हमें ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप और कंटिन्यू करना चाहें तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ पीपल वांट तो सबके फायदे की बात हो रही है। जी आप साथी SSGC से किसी ने मुझे कहा था कि जी हमें 15 मिनट दे दें, तो प्लीज आप अनम्यूट करके, आपने अनम्यूट कर लिया है, आप बात कर सकते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तस्सीरुद्दीन फवाद है। मैं SSGC में जो इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है उसका मेंबर हूँ। मेरे दो मुख्तसर से सवाल हैं। एक ये सिचुएशन कि कहीं ऑन बिहाफ ऑफ अ सर्टेन कंप्लेनेंट कोई थर्ड पार्टी अगर इंक्वायरी कमेटी को अप्रोच करे और उस कंसर्न कंप्लेनेंट की तरफ से कोई रिटन कंप्लेंट ना हो, इस तरह की सिचुएशन को कैसे एड्रेस करने की जरूरत है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ कानून में टाइमलाइंस डिफाइंड है जिसमें इंक्वायरी कमेटी को 30 दिन में अपनी फाइंडिंग्स देनी है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ टाइमलाइंस हैं, फिर अपीलेट फोरम में जाने के लिए टाइमलाइंस हैं। तो क्या अपीलेट फोरम के लिए कोई टाइमलाइंस हैं जो उसे पाबंद करती हूँ कि इतने अरसे में उसने वो फैसला कर देना है, और उस सिलसिले में अगर कोई डिले हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर उस सिलसिले में कोई रोल प्ले करना चाहे तो वो क्या कर सकती जी पहले तो थर्ड पार्टी वाला मैं ये साथ साथ जवाब देती जाऊं। थर्ड पार्टी वाला जो है, नहीं, थर्ड पार्टी नहीं कर सकती कंप्लेंट अगर इंक्वायरी कमेटी के पास कोई तीसरा मर्द औरत लेके आए। यानी कंप्लेनेंट का खुद रिपोर्ट करना जो है वो जरूरी है।
तब मैं इस बात को इतना स्ट्रेस कर रही थी कि आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माहौल ऐसा बनाएंगे जहां लोग आसानी से बोल सकें, तब लोग बोलेंगे, वरना वो डर डर के मारे नहीं बोलते कि बदनामी होगी या मुझे कोई ब्लेम करेंगे। ना मर्द बोलते हैं ना औरतें बोलती हैं। तो इस वजह से कानून में थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग नहीं है। क्योंकि जब ये कानून बनाया जा रहा था तो उस वक्त इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होती थी, और ख्याल ये था कि वो उसका गलत इस्तेमाल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जब पता नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ, तो उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता भी है। सो इस वजह से कंप्लेनेंट को खुद से करना है। और दूसरी बात जो आपने टाइमलाइंस के हवाले से की, अगर मैं सही समझी हूँ आपका सवाल, तो कानून जो है उसने बहुत स्पेसिफिक टाइमलाइन दी है। अगर आप एक दफा कानून को पढ़ लें या उसमें जो इंक्वायरी कमेटी का रोल है उसको पढ़ लें, तो वो बताता है कि पहले 3 दिन में आपने क्या करना है, उससे अगले 7 दिन में क्या होगा, और किस तरह से 30 दिन के अंदर आप इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपकी रिकमेंडेशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवाने के बाद, यानी उसी 7 दिन के अंदर आपने इम्प्लीमेंट भी करवानी है। सो 30 दिन में इंक्वायरी और 7 दिन में फैसले की इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब है कि जिस दिन केस रिपोर्ट हुआ उसके 5 हफ्ते के अंदर ये पूरा आपका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होना जरूरी है कानूनन। ठीक है ना। कुछ कुछ इदारों में, कम कम इदारों में ऐसा होता है कि केस रिपोर्ट होता है और फिर वो इंक्वायरी चले चले जाती है, और 2 महीने गुजर गए और 4 महीने गुजर गए और 6 महीने। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन इन स्पिरिट नहीं हो रही, और आपका कोई भी एम्प्लॉय जाके कोर्ट में ये कह सकता है कि जी कागजी कार्रवाई तो कर ली, लेकिन इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी है। एंड इट्स वेरी वेरी पॉसिबल टू कंप्लीट एन इंक्वायरी विद इन 30 days एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड। अगर ये हमारी प्रायोरिटी हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। यानी डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या अपीलेट फोरम्स जो हमारे हैं मुतसिब या और दूसरे इदारे जो किसी अपील को हेयर करते हैं, उनके लिए कोई टाइमलाइंस की पाबंदी है, और अगर वो टाइमलाइंस मीट नहीं हो रही तो उसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल है? ये स्पेसिफिक बात थी। जो अच्छे हमारे मोहतसिब हैं वो, उनके यहाँ कुछ कुछ वक्त की पाबंदी होती है और कुछ कुछ जगह नहीं भी होती। और हमने जब भी इस पे बात करना चाहिए तो हमें यही जवाब मिलता है कि जी जज को आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते। सो ये थोड़ा सा इंसान पे आ जाता है कि आप कानून में लिखा है, लेकिन मोतसिब जो है वो उनका तकरीबन तकरीबन वो जज की पोजीशन पे होते हैं। सो दे शुड, एट टाइम्स दे डू, एट टाइम्स दे डोंट। ठीक है ना। कानूनन पाबंद होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होते। आई डोंट थिंक कि मोतसिब के लिए कानून में तो कुछ नहीं है कि आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं अगर वो कानून की टाइमलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे। बट दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ज्यादातर हमारे जो मोतसिब इस लॉ के तहत अपॉइंटेड हैं वो दे ट्राई एंड फॉलो दीज टाइमलाइंस जितना कर सकते हैं। जी आई होप आपने बहुत वाज़ेह कर दी बात को सादा अल्फाज में, और आई होप कि उनको उनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। सहारा वेलफेयर से मालाकंड से साथी चाह रहे हैं दोबारा एक बख सवाल करना। बख फिर हम मोहम्मद जी, एसएसडीसी की आप तरफ, कुछ जी पूछ रहे थे? जी हम उनकी तरफ दोबारा एसएसडीसी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। जी सहारा को अगर आप टाइम दे दें या जी अगर
बख्त मोहम्मद और फिर इकरा है उसके बाद, उनका हाथ ऊंचा है। जी, बख्त मोहम्मद आप अनम्यूट कीजिए। बख्त, आपका सवाल था। मेरा सवाल ये है कि मैडम, मेरा एक एक छोटा सा सवाल है कि अवेयरनेस ऑफ मिथ सराउंडिंग सेक्सुअल हरेसमेंट, ये क्या चीज है? सॉरी, एक दफा फिर कहिए। ये मिथ्स की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस अवेयरनेस ऑफ द मिथ्स सराउंडिंग सेक्सुअल हरेसमेंट। और अवेयरनेस। जी अच्छा, ठीक है, बोलिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए या पब्लिक होनी चाहिए? ओ, ये बिल्कुल कानून कहता है कि कॉन्फिडेंशियल रखना है पूरे के पूरे केस को, सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि पूरे केस को कॉन्फिडेंशियल रखना है। मिथ्स की जो आपने बात की, आ, अच्छा आपने याद दिलाया। आज 1 घंटा था तो मैंने मिथ्स का जिक्र नहीं किया बीच में, और वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है आपने मेहरगढ़ की ट्रेनिंग अटेंड की है। मिथ्स वो होती हैं, एक तो मैंने डेफिनेशन जरा डिटेल में बता दिया कि सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन से बिहेवियर आते हैं। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट पाकिस्तान में, हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में ही, लेकिन हमारे यहाँ भी एक सोशल इशू है। सोशल इशू का मतलब है कि हम सब की जो सोशलाइजेशन है, हमारी जो परवरिश हुई, उसमें सारी उम्र हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस सुनते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से। तो किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, तो वो बातें हमारे जहन में बैठी होती हैं। जैसे कभी कभी हमारे बड़े जो लोग हैं, माँ बाप हो गए या कोई भी जो हमारे बड़े, वो कहते हैं हाँ इस उम्र में लड़के इस किस्म की हरकतें करते हैं, बड़े होके खुद ही ठीक ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी लड़के के कान में ये आवाज पड़ी तो उसको ऐसे ही लगता है कि हाँ, मेरे तो टीओआर्स में लिखा गया इस उम्र में मुझे ऐसी हरकतें करनी है, आज एक को छेड़ा कल 10 लड़कियों को छेड़ूंगा, क्योंकि मेरी उम्र में लड़के यही करते हैं। सो ये जो इस तरह की बातें फैल जाती हैं, या जैसे लोग कहते हैं कि जी अब लड़कियां इस किस्म के कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ ऐसा तो होगा। होगा। ठीक है ना, यानी वो इट्स लाइक अ गिवन, या शरीफ है तो घर में बैठे, घर से बाहर निकलेगी तो ये बातें तो सुननी पड़ेंगी। तो इस तरह की बहुत सी मिथ्स बन जाती हैं हमारे मुआशरे, या है बनी हुई है। हम सबको इस पे थोड़ी जरा आपस में जितना बातचीत करेंगे या जितना सोचेंगे तो समझ में आएगी। शायद सोचने से तो नहीं आए, लेकिन बात करने से आएगी कि जिनसी हरासियत का ताल्लुक दूसरे इंसान के कपड़ों से नहीं होता। ठीक है ना, पर्दे में लड़कियां हैं वो भी हरास होती हैं। आ, आप किस किस्म के कपड़े पहन के निकलो, आप हरास होते हो। और सेक्सुअली हरास होने के लिए घर से निकलना भी जरूरी नहीं है। इस तरह की चीजें घरों में भी हो जाती हैं बदकिस्मती से, और घरों में बहुत ज्यादा होती हैं। सो हमें थोड़ा सा आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सोशल इश्यूज हैं उनमें एक इंसेस्ट है, जो अभी तक हमने एज पाकिस्तानी इस मसले को अपना मसला माना नहीं। शायद दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा सोशल इशू इंसेस्ट कैसे हो सकता है। लेकिन हम सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, अडल्ट्स हैं, हमें पता है कि किसी भी मसले से आंखें बंद कर लेने से वो चला नहीं जाता। हम सबको अपने घरों में देखना है कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, हमारे घरों में बेटियां हैं, अगर बेटे हैं, हमारे बहन भाई हैं, भतीजे भतीजियां हैं, जो जो हमारे घर में है, घर के अंदर हमारे बहुत प्यार के रिश्ते होते हैं। हम कहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम बुरी बात नहीं करते। सेक्सुअल हरासमेंट कोई लफ्ज बुरा समझते हैं, लफ्ज बुरा नहीं होता, हरकत बुरी होती है। जब तक हम अपने घर वालों से किसी भी जबान में किसी भी तरीके से
इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, इस मसले पे बात नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है। सो घर में एक तो बात करनी जरूरी है, लेकिन कमिंग बैक टू द मिथ्स, हमें ये सबको पता होना चाहिए कि गलत काम की कभी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। हम अपने को अगर अशरफुल मखलूकात कहते हैं ना, अकल है, शऊर है, अच्छे बुरे की तमीज भी है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल भी है, वी नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अपनी गलती को कभी जस्टिफाई नहीं करना, किसी और की गलती को जस्टिफाई नहीं करना। व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है ना। सो चाहे कपड़ों के हवाले से हो, या घर से निकलने के हवाले से हो, या कहते हैं जी देखो ना, शरीफ लड़कियां औरतों की यूनिवर्सिटी में जाएं, को एजुकेशन में जाएंगी तो वहां तो ऐसा होगा, या दफ्तरों में मर्दों के साथ काम करेंगी, तो ये सारी मिथ्स होती हैं। देयर इज नो ट्रूथ टू दैट। मेजॉरिटी मर्द औरत बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत इज्जत से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि मैं शुरू से कहे जा रही हूँ कि मेजॉरिटी मर्द औरत मुतजन्नस अच्छे लोग हैं। थोड़े से मर्द, थोड़ी सी औरतें और थोड़े से ट्रांसजेंडर्स अगर गलत काम करते हैं, तो बेसिकली हम सब अच्छे लोगों को मिलके थोड़े से गलत काम करने वाले लोगों को सही रास्ते पे लेके आना है, उनका बिहेवियर इंप्रूव करना है। इस तरह से देखें तो फिर बहुत मुश्किल नहीं लगता। कैसे करना है थोड़ी यहाँ बात की, लेकिन एक दफा अगर आप कानून को पढ़ लें तो बहुत आसान है, बहुत तफसील से डिटेल में बहुत सी चीजें लिखी हैं, तो हमें पता चल जाता है कि स्टेप बाय स्टेप किसने क्या करना है। हमारी जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो इंटेंशंस है। अगर हमारी नीयत होगी माहौल को बेहतर करने की, तो फिर हम फिगर आउट कर सकते हैं। नहीं कर सके तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहरगढ़ जो है वो इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। जहां भी आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर करना हो, कुछ भी हो, ट्रेनिंग करवानी हो, तो वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है। आप में से कोई और कुछ पूछना चाहेगा? कोई पता जी नहीं कोई और मैसेजेस पढ़ साथी रहा है। SSGC से? जी मैसेजेस में तो हाँ कुछ जी, खास नहीं है। इकरा, SSGC से इकरा मेरा का ख्याल था। जी एक, हाँ जी एक है मैसेज में से, हाँ वो मैं जी, हम पढ़ अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम। मैंने फर्स्ट ऑफ कुछ ऑल लिखा भी। जी जी, अस्सलाम जी वालेकुम इकरा। मलिया साहिबा एंड फौजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is Dr. Ikra from SAFCO, Hyderabad. First of all, I'm really grateful to you कि आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमारी करवाई और आपका बड़ा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और आउटपुट मिला। I'm working as a gender specialist as well as I'm the scholar of PhD in economics. आपकी सारी डिस्कशन मैंने सुनी और मैं इस नतीजे पे पहुंची कि सब कुछ मौजूद है। क्या हम ये चीज़ें स्कूलिंग या एजुकेशन में नहीं कर सकते कि उनके माइंड शिफ्ट्स हों? जो जो ऑर्गेनाइजेशन में आई एम अ वर्किंग पर्सन, मुझे काफ़ी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन से मिली, काफ़ी आपकी गाइडलाइंस मिली, आपकी काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली कि जी ये लॉज हैं, ये क्लॉज हैं। हम जब ज्वाइनिंग देते हैं, आई एम अ PhD स्कॉलर, हमारे यहाँ नहीं पता चलता हमें, हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बाकायदा एक जेंडर के हवाले से पॉलिसीज बनी हुई हैं, लेकिन इन अ शिफ्टिंग ऑफ माइंड अगर मैं कहूँ तो आई थिंक इट इज नेसेसरी कि जी इस चीज के ऊपर आवाज उठनी चाहिए, इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में तो है, एजुकेशन सेक्टर में अगर हम यूनिवर्सिटीज पे जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ज्यादा अब्यूजेस होते हैं, आपके सेक्सुअल हरासमेंट होती है, प्रोफेसर्स ये वो, काफी हाँ चीजें बिल्कुल हम ठीक मीडिया कह में रही भी थी। देख रहे हैं। और ये राइट। चीजें, हाँ ये चीज तो इसके हवाले से क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी दो बेटियां हैं, अब मैंने एज अ पेरेंट तो उनको एक गर्ल स्कूल में करवा दिया, आई एम अ वर्किंग लेडी, लेकिन हाउ इट अवेयर ऑफ इट कि वो किस तरह से उनको पता चले कि ये चीज गलत है। थैंक यू वेरी मच, आई गेट योर पॉइंट। सबसे पहले तो ये कि कानून जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होता है।
ठीक है ना। जब आप एक दफा कानून को पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें उसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू होता है, तो वहां पे भी कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अगर हम बड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम खुद से पूछ सकते हैं अपनी मैनेजमेंट से यूनिवर्सिटी की कि जी हमारे यहाँ कंप्लायंस है या नहीं। अगर बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो आप जब अपने बच्चों की स्कूल जाते हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पे या किसी भी वजह से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ इस लॉ की कंप्लायंस है या नहीं है, हम अपने बच्चे आपके यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट दे आर प्रोटेक्टेड। कानून तो बन गया, आपने कंप्लाई किया या नहीं किया, तो वो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये करिकुलम वगैरह में भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शुरू से बताएंगे तो वो फिर बड़े होने तक उम्मीद होती है कि ज्यादा जिम्मेदार इंसान बनेंगे। तो उसमें भी आप सब इसमें शामिल हैं। किसी का कितना इन्फ्लुएंस है करिकुलम बनाने वालों पे, हुकूमत बनाती है, करिकुलम डेवलपमेंट का बाकायदा इदारे होते हैं। आप वहाँ किसी को जानते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें छोटी जमातों से बच्चों के करिकुलम में होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि हम जो माँ बाप जो अपने बच्चों को इस दुनिया में लेके आते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी है। हम स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों को ये चीजें बताएं और सिखाएं, क्योंकि छोटी सी उम्र से उनकी उम्र के हिसाब से जब उन्हें हम बताएंगे कि हम तो अपने बच्चों के साथ हर वक्त साथ नहीं होते, हम साथ हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जब नहीं उनके साथ, तो बच्चों को इतना एजुकेट करना है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। ठीक है ना। और ये लाइफ स्किल्स होते हैं कि अ, आपने कैसे अपने को बचाना है, किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी, किसी के साथ अकेले कहीं नहीं जाना, चाहे वो कहें कि नहीं आपकी अम्मी ने बुलाया या आपके अब्बा ने बुलाया, आप कभी किसी के साथ अकेले नहीं जाएंगे। और आपके जिस्म है उसके कौन से हिस्से हैं जो आपके प्राइवेट हिस्से हैं, वहां पे किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। ये घर में माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताना, उसके बाद स्कूल वालों की जिम्मेदारी करिकुलम में शामिल करना, और अगर वो नहीं भी अभी तक हुआ, टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात कर सकती हैं। स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कंप्लायंस जरूरी है इस कानून की, तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ये सोशल इश्यूज जो है इनका ताल्लुक सिर्फ काम की जगह से नहीं, इनका ताल्लुक हमारी जात और हमारी जिंदगी से होता है। तो हम अपने को अगर अच्छा इंसान और जिम्मेदार इंसान समझते हैं, तो फिर व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट, अपने से सवाल करते रहते हैं। जी इकरा, आप कुछ और साथ कहना चाह रही थी या पूछना चाह रही थी? जी जी मैडम, मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि जेंडर में अगर हम बात करते हैं तो दे यूनाइट ऑल द जेंडर, दैट इज मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो जी जो अभी आपने बात की उसको मैं इंडोर्स करूंगी कि अगर यही चीजें हम अपने बच्चों को, माएं एज अ मदर, अगर हम अपने बेटों को एंड सिखाएं फादर। कि जी ये जी चीजें, क्योंकि देखिए आपने भी बहुत अच्छी बात की कि जी कपड़े छोटे हों या कपड़े बड़े हों इसका फर्क नहीं होता, आपकी इंटेंशंस, आपकी माइंड, तो माइंड मेंटालिटी हमारे घर से बनती है। जी यानी मेंटालिटी जो है, माइंड जो है, वो स्कूल है, घर है, क्योंकि एक शख्स जो बुरा बनता है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हाँ और जी आजकल तो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इतनी बायस्ड हो गई है कि आपके पास एक ही बंदे के दो दो तीन तीन रूप्स होते हैं। दे हैव अ राइट। फास्ट मास्क इन देयर फेसेस। तो इस चीज को मैं चाहूंगी कि हमें ये रूरल कम्युनिटी या आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे लागू नहीं होती, ये मेंटालिटी के ऊपर आ जाती है बात कि जी जब तक ये चीज हम अपने बच्चों में, स्पेशली बेटों में, अगर ये कन्वे नहीं नहीं होगी नहीं, तो। दोनों में तीनों में। आ, जरूरी नहीं, हम कहते हैं कि लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, थोड़े से लड़के, थोड़ी सी लड़कियां, थोड़े से मुतजन्नस, सब करते हैं।
ठीक है ना, हमें फोकस अपने पूरी औलाद पे रखना है, अपने सारे एम्प्लॉयज पे रखना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस। किसी और का कोई सवाल है? थैंक जी, यू। थैंक यू इकरा जी। किसी और को कोई SSGC से, हाँ जी, इनका जी किसी एक का था जो हमने, जी आप में से सहारा SSGC से जी कौन पूछना चाहेंगे? कि मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है, मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से। दो सवाल है छोटे से। देखिए, जो ये वाकयात होते हैं हैरेसमेंट के वर्क प्लेस की, अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी ज्यादातर ये देखा गया कि ये विक्टिम इनका सवाल नहीं होती है, बेचारे वो अपनी शर्म के मारे शेयर नहीं कर पाती ये चीजें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वाकयात है ये अनफोल्ड होते हैं कन्फाइंड एनवायरमेंट्स में, जहाँ आइसोलेशन होती है किसी प्राइवेट चैम्बर में, जहाँ उस विक्टिम को अपने डिफेंस के लिए कोई विटनेस भी नहीं मिलता है, कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होती। तो इस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो खवातीन जो विक्टिमाइज होती है वो किस तरह से हेल्प लेती है, करेज लेके इंक्वायरी कमेटी के पास जाने के बाद उनके पास तो कोई एविडेंस नहीं है। एक तो ये चीज। दूसरी ये कि अगर वही इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, उसी का बॉस उसको कहीं बाहर अरेस्ट करता है, उसके घर पे या उसकी मार्केट प्लेस पे या किसी और जगह पे, तो क्या जो वर्क प्लेस इन्वेस्टमेंट की जो रेगुलेशन है क्या वहां पे भी अप्लाई होते हैं? ये एक सवाल होता है। दूसरा सवाल ये कि विक्टिम के पास पूरा राइट, आपने कहा वो इंक्वायरी कमेटी के पास जाए, लेकिन क्या वो जरूरी है या नहीं है कि वो अपने किसी सीनियर से या HOD से पहले उसकी इंफॉर्मेशन दे, ताकि वो उसको एक तरह से अपने आप को वो रिकॉर्ड पे लेके आए कि ये वाकया हुआ है, तो विद इन 3 डेज उसको इंक्वायरी कमेटी के पास जाना है, तो उसके पास एटलीस्ट अगर कोई विटनेस नहीं है, वो अपने जो सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर है या HOD है उसको रिपोर्ट करके उसको कॉन्फिडेंस में रहे। क्योंकि आपने कहा कि इसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो क्या HOD से भी कॉन्फिडेंशियल रखना है या उसकी नॉलेज में होना चाहिए? थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जितना मैं समझ सकी हूँ, पहला सवाल अगर आपका, मुझे बताइए कि ये सही मुझे समझ में आया या नहीं आया, कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या HOD को बताना जरूरी है कि आपका क्या मसला है, ताकि इंटरनली रिजॉल्व हो सके, तो इंटरनली कर लें, या ये मेरा क्वेश्चन था। ये सही सेकंड समझिए। क्वेश्चन था जी। बुढ़ापे में याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रहती, पहला भी मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये दूसरे जवाब सवाल का, अगर यही आपका सवाल था तो इसका मैं पहले जवाब दे दूं कि जरूरी नहीं है कि आप पहले इदारे के अंदर मसले को हल करवाने की कोशिश करें। अगर नहीं हो तो तब मोहतसिब के पास जाएं। कानून में जो ये ऑप्शन रखी गई कि आप डायरेक्टली अपना केस लेके मोहतसिब के पास जा सकते हैं, वो इस वजह से था कि एक तो हो सकता है कि आपके यहाँ अभी इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी, आपको मसला है अपने इदारे के अंदर, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कानून कहता है कि डायरेक्टली मोहतसिब के पास जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इंक्वायरी कमेटी बनी है, आपको उनमें से किसी एक या तीनों कमेटी मेंबर्स पे बहुत भरोसा नहीं है, या जिन साहब या साहिबा के खिलाफ आपकी शिकायत है, आपको लगता है कि कमेटी जो है वो मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगी, उनको शायद प्रोटेक्ट करेगी, तो वजह जो भी हो, आपको किसी को वजह बताने की जरूरत नहीं है। कानून आपको इख्तियार देता है कि अगर आप चाहें तो अपना केस लेके डायरेक्टली मोहतसिब के पास जा सकते हैं। whatever the reason, you can take your case directly to the ombudsperson, और फिर वहां पे आपकी उसी तरह इंक्वायरी चलेगी। आपके इदारे में आपको कोई नहीं कह सकता कि पर आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है ना। उन्होंने अगर मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, या वहां कमेटी में किसी को गॉसिप की आदत है, आप नहीं कंफर्टेबल उन्हें बताने में, या बायस्ड आपको लगता है कि शायद कमेटी होगी, you do have the right to take your case directly to the ombudsperson. So if that answers your second question, अगर पहला मुझे आप थोड़ा सा बताइए, it will come back to me. पहले मैं आपको कुछ देरी क्या कर देता हूँ। Are you able to hear me clearly now? आपको आवाज आ रही है मेरी? जिसका आवाज तो आ रही है, आवाज इको, डिस्टॉर्शन है।
हाँ, इको हो रही है, उनकी आवाज इको हो रही है बेसिकली, इसलिए समझ या नहीं आ रहा। अगर माइक को थोड़ा सा मुंह से दूर करके बोलिए, शायद तब बेहतर समझ में आए। अब नहीं आ रही। आप आगे आ जाइए। जो फैन था शायद वहां पर डिस्टॉर्शन की। अब मेरे ख्याल में मेरी आई एम ऑडिबल। ओके, दिस इज बेटर। अब अगर आप सवाल कीजिए पहले वाला। यही कह रहा था कि जो स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि जो खवातीन विक्टिम होती है इस केसेस के अंदर, उनके पास अगर कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ना हो, कोई विटनेस हाँ, ह्यूमन ओके ना हो, ओके, नाउ आई अगर गेट कोई सीसीटीवी फुटेज ना हो, हाउ कैन जी। दे हेल्प देमसेल्फ? क्या एनकरेज करेगा आपका कोई कानून उनको, ताकि वो अपनी चीज को रिपोर्ट कर सके? या वेरी गुड क्वेश्चन। खवातीन के विक्टिम्स। आमतौर से इन केसेस में एविडेंस और विटनेसेस नहीं होते, क्योंकि जो मर्द जो औरतें इस किस्म की हरकतें करते हैं वो आमतौर से अकेले में करते हैं। इस वजह से हम हमेशा ये कहा करते हैं कि आपके साथ कोई भी मर्द या औरत इस किस्म की नामुनासिब बात करे तो, अब ये मैं कहती होती हूँ, डोंट होल्ड मी टू इट, लेकिन हमें ये पता है, मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि किसी की भी बात रिकॉर्ड करना जो है इजाजत के बगैर वो अनएथिकल होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए अगर कभी गोली भी चलानी पड़े तो कोर्ट में कभी वो एडमिसिबल होती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। राइट। सो अपने अपने आप को बचाने के लिए, जब आपको पता है कि आप उन साहब या साहिबा के ऑफिस में जाते हैं हर रोज, या जब भी जाते हैं आपको नामुनासिब बातचीत सुननी पड़ती है, तो आप कैसे, और उन साहब या साहिबा की बहुत इज्जत है इदारे के अंदर, आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ शिकायत करेंगे तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा और कोई और वहां पे नहीं होता, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप, फोन तो हाथ में होता है ना, अगली दफा उनके पास जाने से या वो आपके तरफ आ रहे हैं, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें फोन में और वो बातचीत रिकॉर्ड कर लें। और वो इंक्वायरी कमेटी को, मैंने भी ये मुख्तलिफ लोगों से सीखा, क्योंकि अपने अपने एक्सपीरियंसेस से हम ये सब चीजें सीखते हैं। हमारे पास कई दफा केसेस आते हैं जहाँ पे लोग पूरी पूरी रिकॉर्डिंग लेके आते हैं। कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, कभी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आप पूरी बात भी सुन लेते हैं। कहीं कहीं उस रिकॉर्डिंग के बीच में साहब या साहिबा की शक्ल नजर आ जाती है, तो इंक्वायरी कमेटी जो है उसके लिए केस रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी एविडेंस, सॉरी, या विटनेसेस नहीं हो तो तब भी केस रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस कानून के तहत इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी करके फैक्ट्स इकट्ठे करें। और एविडेंस और विटनेसेस नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जब इंक्वायरी करने शुरू करते हैं कमेटी मेंबर्स, आमतौर से कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के गिर्द जो लोग काम करते हैं या उनके नजदीक जो काम करते हैं, उनसे एक एक को बुला के खामोशी से कॉन्फिडेंशियलिटी में बातचीत करते हैं, तो अक्सर उन्हें इतने फैक्ट्स मिल जाते हैं। हमने बहुत से केसेस में ऐसे देखा कि जब फैक्ट फाइंडिंग शुरू करती है कमेटी, तो उन्हें इतने ज्यादा केसेस और मिल जाते हैं, और वो कई दफा बहुत सीरियस केसेस होते हैं जो उनके पास रिपोर्ट किया गया था उससे कहीं ज्यादा केसेस, सीरियस केसेस मिलते हैं इंक्वायरी के दौरान। और जब वो उनसे पूछते हैं कि आपने कभी रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं जी ये तो शुरू से ऐसे है, या इनकी तो आदत ही ऐसी है, एंड दे फील लाइक मे बी दे कांट डू वेरी मच अबाउट इट, या उनके कहने पे कोई मानेगा नहीं। तो जब आप इंक्वायरी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लोगों को साथ मिला के कि हमने और आपने मिलके माहौल को बेहतर करना है, तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि मेजोरिटी लोग, मर्द औरत मुतजन्नस, अच्छे होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट। तो जब आप उनको साथ में लाते हैं और फिर उनसे बात पूछते हैं कि आपने कुछ देखा या आपने सुना, या इनकी आदत कैसी है, इस किस्म की बात कभी आपने एक्सपीरियंस की, तो आपको पता चल जाता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इंक्वायरी के बाद भी
आपको इतने फैक्ट्स नहीं मिलते जिसके बेसिस पे आप फैसला कर सकें, तो उसमें फिर बेहतर ये होता है कि आप केस को बंद कर दें, ये लिख के कि ये केस आया था, हमने इंक्वायरी की, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट कर सके। ठीक है ना। और फिर आप उसमें अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, कल को अगर कोई और केस आया इन साहिबा या साहब के खिलाफ, तो फिर अभी जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी वो भी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है इंक्वायरी कमेटी के लिए कि उनसे कभी भी कोई गलत फैसला ना हो जाए, ताकि किसी मर्द या औरत के साथ ज्यादती नहीं हो। इंसाफ देना जरूरी है और बहुत एहतियात करनी है कि किसी मर्द या औरत के साथ ज्यादती नहीं हो हमारे गलत फैसले की वजह से। Does that make any sense? आपको लगा कि आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? Yes, I think you answered it well. Thank you. You're welcome. और बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। आप में से कोई और अगर सवाल करना चाहे तो मेरा ख्याल हमने काफी वक्त इनका ले लिया, बट जी कोई और सवाल है? आखिरी सवाल ले लेते हैं मेरा ख्याल। जी मेरे दो सवाल हैं। दो सवाल है, अच्छा चले। जी मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि बतावे की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा पोर्टल नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करो और एनोनिमसली जो है उसमें अपने इशू एटलीस्ट जो है नोटिफाई करवा दो? इसका हरगिज ये मतलब नहीं ऑब्वियसली कि आप जो है वो ये चाह रहे हो कि भाई उस पर्सन को जो है वो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठना सब कुछ हो, या आप एक काम से देना चाहते हो कि आप नोटिफाई कर सको एटलीस्ट उन पर्सन को जो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हैरेसमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे आदमी हम देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ ह्यूमन स्प्रेड करने का काम ही अंजाम दे रहे होते हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो लोग ह्यूमन स्प्रेड कर रहे होते हैं तो क्या उनके अगेंस्ट में हैरेसमेंट के हवाले से कोई लॉ नहीं है? लाइक कि अगर लेट्स सपोज उनके लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग लॉ होगा तो मेरे ख्याल में वो एक दफा तो कर लेंगे, लेकिन दूसरी दफा बहुत हिचकिचा रहे होंगे वो ऐसी एक्टिविटी करने से, और उनकी आदत आफ्टर ऑल फिर ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा आपने कहा कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, तो बेहतर बनाने के लिए मैं ये थोड़ा सवाल कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यही कहते हुए सुना है कि हमारा तो इदारा ही ऐसा है, हमारे इदारे में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तो लाइक इस तरह की बात जाहिर सी बात है, इदारा कुछ नहीं होता, इंसान की सोच होती है। तो इंसान की सोच रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ इस तरह के स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए कि जिनकी बेसिस पर आप स्ट्रिक्टली उनको नोटिफाई करवा दो कि दिस इज लास्ट, मतलब कि इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर आप अपने इशू की वजह से जो है बहुत कुछ फेस करोगे। थैंक यू। अभी मुझे आप बताओ कि किसको अच्छे से समझ आया जो मुझे बता सकता है। मुझे ऐसे लगा कि इदारे की बात या लॉ की इतनी नहीं, माहौल को या लोगों की सोच की बात है। अगर कुछ इस तरह की आप बात कर रही थी तो ये जो अभी तक हमने पूरे प्रोसीजर के ऊपर बात की और इशू के ऊपर बात की, और कानून ने जो मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी कि आप अपने यहाँ का माहौल बेहतर करें, जो मैं बार बार कहे जा रही हूँ, तो माहौल बेहतर करना जरूरी नहीं होता कि केसेस रिपोर्ट करने से माहौल बेहतर होता है। सबसे पहले जब हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं, जब हम तमाम एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या बिहेवियर सेक्सुअल हैरासमेंट में आता है जो आपने नहीं करना, तो वो हम एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज की सोच को चैलेंज कर रहे हैं, मर्दों औरतों दोनों की सोच को। ठीक है ना। और आप उन्हें चैलेंज करते हो कि आप खुद आपकी सोच क्या है, आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लड़कों के कपड़ों का इससे कोई ताल्लुक होता है? नहीं, औरतों का मर्दों के साथ दफ्तरों में काम करने से इस तरह के मसाइल। कई लोग कहते हैं कि
अब देखिए ना, औरतें और मर्द अगर इकट्ठे काम करेंगे तो आप तो उनको खुद मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह की हरकतें करें। और मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते। मर्द और औरतें मेजोरिटी अच्छे होते हैं, लेकिन एक दो मर्द या औरत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब मैनेजमेंट उनसे बात करेगी कि अब ये कानून बन गया, हमने अपना लिया, ये बिहेवियर इस कानून के तहत जुर्म है और हम जीरो टॉलरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये इस तरह से आप बिहेव नहीं करेंगे, ना मर्द ना औरत ना मुतजन्नस, अगर आपके यहाँ मुतजन्नस अपराध काम करते हैं, तो यू आर चैलेंजिंग द थिंकिंग और द माइंडसेट ऑफ योर एम्प्लॉइज। आप डिस्कशंस करें इसके ऊपर, आप बातचीत करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी। आपकी सोच बदलेगी तो फिर समझ में आएगा, अच्छा ऐसे हम अभी तक तो कर रहे थे। आपको पता है कितने लोग कहते हैं, मर्द भी और औरतें भी, कि जी मर्द तो मर्द है, वो तो ऐसा करते हैं। हालांकि सारे मर्द ऐसे ही, हमारी सोच है ना, हमारे एम्प्लॉइज की, हम लोगों की, चाहे हम कहीं भी हों, इदारों के अंदर भी। तो इस सोच को बदलेंगे कि नहीं, हम अगर बात ये करें कि सारे मर्द तो ऐसे नहीं करते, तो हम क्यों ऐसी बात कहते हैं, हमें अपनी सोच को बदलना है। हाँ, अगर कोई एक आध मर्द या एक आध औरत कोई ऐसी हरकत करे तो हमें उनके रवैये को बदलना है। तो ये हम बेसिकली अपनी सोच को चैलेंज कर रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। और अगर हम इस टॉपिक पे बातचीत करना शुरू कर दें, हम सब अपनी अपनी सोच को बदलें, तो फिर माहौल बेहतर होता है। और उसके बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकत करे मर्द या औरत, तो फिर आपके पास मैकेनिज्म इन प्लेस है कि आप कमेटी के पास जाके या मोहतसिब के पास जाके अपना केस रिपोर्ट कर सकते हैं। आप बताइए, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, मुझे जितना भी समझ में आया था। जी, मेरे ख्याल में आपने बड़ा बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे, एक नहीं बल्कि दो सवाल और हैं आपसे, कि जी। अगर जैसा हमारे सलमान साहब ने कहा कि कमरे में तन्हाई में इस तरह की कार्रवाई हुई तो उसके लिए कोई गवाह मौजूद नहीं होते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर हम 3 से 4 खवातीन एक जगह पे बैठी हुई हैं और कोई एक हजरत वहां से गुजरते हुए इज्तिमाई तौर पर तमाम खवातीन के ऊपर कोई टॉन्ट करते हुए चले जाए, या फिर स्पेसिफिकली उन सब में से किसी एक को टारगेट करते हुए चले जाए, और वो खातून जिनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है वो खातून बढ़कर इस कंप्लेन को रजिस्टर ना करवाना चाहे, तो बाकी तीनों खवातीन या चारों खवातीन जो वहां मौजूद थी वो विटनेस थी, क्या वो ज्वाइंटली कोई कंप्लेन आपके हमारी कमेटी को रजिस्टर करवा सकती है ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बिहाफ में नहीं, अगर वो नहीं भी करवाना चाह रही तो वो आई विटनेस थी ना, उन्होंने वहां पे वो सब होता हुआ देखा, तो क्या वो लोग ज्वाइंटली इसको करवा सकती है? और दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि अगर हमारे यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट में कोई हजरत ऐसे हों जो कि जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन में ले आएंगे, हमें खवातीन से बात नहीं करनी है, हमें खवातीन से नहीं मिलना, उस सिलसिले में क्या वो खवातीन या कोई एक खातून जो इस तरह की केसेस में विक्टिमाइज हुई हो, जिनको जरूरी कोई इंफॉर्मेशन हो जो सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस करनी हो, हमारे स्टाफ की बहुत सारी खवातीन हैं जिन्हें डिस्कशन करनी होती है, लेकिन एक हजरत है या कोई भी साहब है वो इस चीज से इनकार कर देते हैं कि हमें खवातीन से बात ही नहीं करनी है, उस सिलसिले में आपकी रहनुमाई। आप देखिए, पता नहीं, मैं तो लोगों की अच्छाई में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे मर्द या औरतें भी होते हैं। अगर आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से आए, आपने जॉब ली, कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि हरासमेंट का लॉ क्या बन गया, अब तो हम किसी से बात ही नहीं कर सकते। तो अपने पे इतना भरोसा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, अडल्ट्स हैं, कि अगर हमारी नीयत गलत है और कोई गलत बात किसी से करेंगे तो हाँ, हमारे ऊपर केस बन सकता है। लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो बात ही नहीं करते, कि उसका कोई गलत मतलब नहीं ले ले, तो ऐसे फिर इदारों में काम नहीं होता।
इसी वजह से कानून ने ये जिम्मेदारी जो है माहौल को बेहतर करने की और तमाम एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन देने की, वो हर इदारे की सीनियर मैनेजमेंट को दी है। तो मैनेजमेंट को पहले तो कानून खुद पढ़ के समझना होता है, और जब खुद समझ में आ जाए तो तब फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करें। तो फिर जब वो बाकियों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर वो ये कह नहीं सकते कि हम किसी से बात नहीं करेंगे या किसी औरत से बात नहीं करेंगे। वही तो सबको बता रहे हैं कि ये कानून बन गया, हमने कंप्लाई कर लिया, और ये रवैया सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। ऐसे कोई नहीं करेगा, ना मर्द करेगा ना औरत करेगी। आपके साथ कोई करेगा तो आप उन्हें रोको, आपके रोकने पे नहीं रुकते तो आप कमेटी को इन्फॉर्म करो। तो वही लोग जो बता रहे हैं तमाम एम्प्लॉइज को, वो फिर कैसे कह सकते हैं कि जी हम इनसे बात ही नहीं करते? ठीक है ना? तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट where people are talking to one another but in a respectful manner. गलत नियत के साथ गलत बात नहीं करनी, अच्छी नियत के साथ भी गलत बात नहीं करनी। ठीक है ना? I don't know if that makes any sense to you or not. मेरा पहला सवाल जो था वो ज्वाइंटली कंप्लेनेंट्स के बारे में था कि हाँ, जॉइंट कंप्लेनेंट का था। डिपेंड करता है, अगर 2-3 खवातीन या कुछ एक ग्रुप खवातीन का बैठा है और कोई साहब गुजरते गुजरते कोई कमेंट किया एक के लिए या एक से ज्यादा के लिए, कुछ करना अगर मिल के करना चाहें तो बिल्कुल ये जैसे क्लास एक्शन सूट होता है ना, वो उस तरह से बन जाता है और ये ज्यादा मजबूत होता है। ये आप में से किसी को अगर किताबें पढ़ने का शौक हो तो ये किताब है डॉक्टर फौजिया सईद की, वर्किंग विद शार्क्स। ये उनके अपने केस के हवाले से है, मार्केट में अवेलेबल है। ये तो एक्चुअली उनके वेबसाइट पे पीडीएफ इसका पड़ा है, उर्दू और इंग्लिश दोनों का। ये 11 औरतों ने मिलके केस किया था। अरे बाप, बख्त ने अपनी किताब निकाल ली। 11 औरतों ने मिलके किया। सो जॉइंट कंप्लेंट बिल्कुल हो सकती है, आपका केस मजबूत हो जाता है क्या? थैंक यू बा। ये दूसरी किताब जो दिखा रहे हैं वो मर्दों के हवाले से है, बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, क्योंकि मर्द भी हरास होते हैं और मर्दों के ऊपर हमारे मुआशरे में ज्यादा बात नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। आप में से कोई भी चाहे, अभी वक्त में भी दिखाए, बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, अंडरस्टैंडिंग मैन। मर्दों के साथ ज्यादती भी होती है। जी थैंक यू बा। सो बिल्कुल जॉइंट कंप्लेंट हो सकती है, और उनमें से अगर कोई नहीं करना चाहे और कुछ लोग करना चाहें तो जो करना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें और दूसरे लोगों का नाम बीच में शामिल ना करें। इंक्वायरी के दौरान अगर दूसरे लोगों से बात करने की जरूरत पड़े इंक्वायरी कमेटी को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में उनसे अलग से बात कर सकते हैं बगैर उनका नाम कंप्लेनेंट की लिस्ट में आए हुए। सो दैट इज वेरी पॉसिबल। यू नो, वी कैन गेट वेरी क्रिएटिव। मकसद लोगों को इंसाफ देना, मकसद गलत काम करने वाले लोगों को रोकना, और मकसद माहौल को बेहतर करना। ठीक है? कानून जो है वो गाइडलाइंस देता है, गाइडलाइंस को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें तो इट्स वेरी पॉसिबल टू इम्प्रूव आवर वर्क एनवायरनमेंट। मदिया, आपका हाथ मैंने ऊंचा देखा था, आप कुछ कहना चाह रही थी? मदिया भी और वक्त फिर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा ख्याल जी रैप अप करते हैं। जी जी, जी आपको लेते बिल्कुल हैं ठीक वक्त है। अब। जी मदिया के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा क्वेश्चन मैम ये था कि अगर किसी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में कोई मर्द या कोई औरत या कोई मुतजन्नस हम पे कोई कमेंट पास ऑन करता है, तो क्या हमें उसी टाइम पहले सबसे पहले आवाज उठा के उसको रोकना चाहिए? हम वो क्यों बर्दाश्त करें कि उसको दूसरा चांस मिले दोबारा वो बात कहने की और फिर हम कमेटी के पास जाएं? तो सबसे राइट। पहले हम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि कोई हम पे अगर कोई ऐसा कमेंट पास करता है जो कि हमें जो है अच्छा फील नहीं करवाता या हमें
अजीब सा फील होता है या वो बुरा कमेंट होता है, तो उस पे सबसे पहले, चाहे आपका बॉस क्यों ना हो, हमें सबसे पहले आवाज उठा के वहीं के वहीं उनको रोकना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग दैट। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब मैनेजमेंट अवेयरनेस सेशंस कराती है ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको बताएं कि हम चाहते हैं कि हमारे दायरे में जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट हो। तो आप पहले तो सबसे ये होता है कि हम खुद को ऐसी बात या हरकत नहीं करें जो हमारे किसी कुलीग को बुरी लगे, लेकिन कोई हमारे साथ करे तो हमें उसे रोकना है, जैसे मतिया कह रही है। हमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सपोर्टिव है, वो वाकई माहौल को बेहतर करना चाहते हैं। तो आई कैन स्पीक आउट, आई कैन स्टॉप द अदर पर्सन। तो हमें खुद पहली दफा किसी दूसरे मर्द या औरत की बात हमें नामुनासिब लगे, हमें अनकंफर्टेबल करे, तो एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कहें कि आज तो आपने ये बात की, आज के बाद नहीं कीजिए। ठीक है, पहली दफा खुद रोकेंगे। ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन आपके रोकने के बाद भी अगर कोई दूसरा इंसान नहीं रुके, तो फिर दूसरी दफा अगर वैसी बात करे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली दफा रोकना बहुत जरूरी होता है, या कम से कम दूसरे को बताना कि हमें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है ना। और मेरा सो ख्याल है मलिया जी कि थैंक यू ये फॉर सिर्फ दैट। थैंक यू, सिर्फ इसका ताल्लुक सेक्सुअल हरेसमेंट के साथ ही नहीं, बल्कि अगर आप एक वर्क एनवायरनमेंट में किसी और साथी के किसी बात या किसी एक्शन से अनॉय हो रहे हैं, या आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, अनॉय भी नहीं, डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल फिर भी बता देना चाहिए कि यार आपका ये वाला एक्शन या ये वाला लफ्ज या ये वाली बात जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बताएं कि यार ये मेरी लिमिट्स हैं और इससे आगे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी ना। तो ये बहुत राइट। इंपॉर्टेंट होता है। मेरा ख्याल लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक बीच में वो था, बड़ा लाइटर साइड पे था कि जी गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो आते हैं तो उसको हम कैसे लें, तो उसका आप बता दीजिए और फिर वक्त का सवाल लेकर फिर हम कंक्लूड मेरा करते ख्याल हैं है हम। इसको जी कंक्लूड जरूर, करते हैं जी। जरूर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये या जुम्मा मुबारक और मंडे, हर दिन की मुबारकें आती होती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट उनको नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सा वक्त जाया होता है। आपको 100 लोग अगर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस कर रहे हैं तो आपका वक्त जाया होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या इस तरह के मैसेजेस भेजने, आपको अगर नहीं पसंद तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आपके कोई जानने वाले हैं और आपको मैसेजेस कर रहे हैं और आपका कंफर्ट लेवल उनके साथ इतना है कि आप उन्हें मना कर दें, तो वो मना हो जाते हैं। ये मैं अक्सर कर दिया करती हूँ। जब बहुत से इस तरह के मैसेजेस आए तो मैं कहती हूँ कि काम के हवाले से हो तो आप मैसेज कर दें। लेकिन आप सोचो, हर रोज सुबह अगर 100 मैसेज, 200 मैसेज आ रहा है, तो फिर आप हर मैसेज को खोल के जवाब नहीं दे सकते। तो उनको बता देना जरूरी होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भेजे, आप नहीं उनको अपना दोस्त बनाना चाहते, तो आप एक्सेप्ट नहीं करें, तो वही बात खत्म हो जाती है। आपको अगर अच्छा नहीं लगा कि किसने क्यों भेजी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में सच नहीं आती, अनलेस कोई बहुत नामुनासिब, जिनसी हवाले से कोई नामुनासिब बात करे। ठीक है ना। सो गुड मॉर्निंग वगैरह जो है उनको हम सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है जी बख्श साहब, आपका सवाल लेकर फिर हम कंक्लूड करते हैं जी। राइट। वक्त आप सवाल कर रहे थे कुछ। वक्त इज नॉट अवेलेबल आई गेस। मेरा ख्याल वो कहीं और बिजी हो गए। वी कैन हाँ कहीं और कंक्लूड बिजी हो हियर। गए अब जी। जी जी मेरा सवाल ये है, अभी सुन जी। रहे? हाँ जी, सुन रहे मेरा हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट है, ये
इदारों और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन के आदमी जो है, अगर वो बाहर के लोगों के साथ ये काम करे तो हम कहाँ, फिर किसके पास जाएंगे? मसलन अस्पताल के जो टेक्नीशियन है और बाहर के जो मरीज के साथ आए हुए लोग हैं, या आयदत के लिए जो लोग आते हैं, तीमारदारी के लिए जो लोग इसको सेक्सुअल हरेसमेंट करे, तो वो कहाँ अपना केस लेके जाएगा? ओके, करेक्ट। थैंक यू जी फॉर दिस क्वेश्चन। ये जैसे हमने शुरू में भी बात की, और ये एसएसजीसी से भी ये क्वेश्चन आया था कि इदारे के बाहर अगर करें, जो शायद मिस हो गया मुझसे, सॉरी अबाउट दैट। जैसा मैंने कहा कि अगर कानून में जो शुरू में डेफिनेशंस हैं वो देखें, तो जो इंसान, मर्द या औरत, गलत काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉय होना जरूरी है। किसी पेशेंट के साथ ज्यादती की अस्पताल में कंप्लेनेंट का एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप उस इदारे की या उस हॉस्पिटल की कमेटी के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। जो एसएसजीसी से पहले क्वेश्चन था कि इदारे के बाहर दो एम्प्लॉयज हैं, और शायद उन्होंने पूछा था कि इदारे के बाहर कोई एक दूसरे को सेक्सुअली हरास करे तो वो रिपोर्ट हो सकता है कि नहीं। इदारे के बाहर अगर काम की वजह से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई दो एम्प्लॉयज किसी मीटिंग में गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए हैं, किसी वर्कशॉप में गए हैं, और वहां पे ये कोई एक दूसरे के साथ इस किस्म की हरकत करे, तो वो आप अपनी कमेटी के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इनफॉर्मली किसी शादी ब्याह में है या बाजार में कहीं मिल गए पर्सनल कैपेसिटी में, और वहां पे कोई एक दूसरे को के साथ इस तरह की कोई बदतमीजी की बात करें, तो वो फिर आपके काम के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वर्क प्लेस हरासमेंट जो होती है, या काम की जगह पे सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें जरूरी नहीं कि आपके ऑफिस की चार दीवारी के अंदर कोई ऐसी हरकत हो, बल्कि इदारे से बाहर काम के हवाले से अगर आप इंटरैक्ट कर रहे हैं तो फिर वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट में गिना जाता है, और आप अपनी कमेटी के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोग किसी अफसर, मर्द या औरत के पास आपकी टीम मेंबर्स के फोन नंबर्स अगर हैं, और आप घर पे उनको लेट कॉल करते हैं और नामुनासिब बात करते हैं, तो आपका जो एक्सेस है वो काम की वजह से है, और आपकी जो भी बातचीत है वो सेक्सुअल हरासमेंट के जुमरे में अगर आती है, तो फिर भी आप उनके खिलाफ अपनी कमेटी के पास रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इदारे के बाहर की चीजें भी रिपोर्ट की जा सकती हैं। आई थिंक यहाँ पे अ, अगर जी और बहुत सवाल नहीं शुक्रिया। है तो हम बंद कर सकते आ, हैं। जी बहुत शुक्रिया। वही बात कहूंगी कि इन तमाम इस अमल का इख्तिताम तो है ही नहीं, सफर तो अभी शुरू हुआ है। 2010 से आप लोगों ने ये शुरू किया, डॉक्टर फौजिया सईद और साथियों ने, और आप आगे इसको लेकर जा रही हैं, और हम सब इसका हिस्सा हैं। मकसद भी यही है कि सब मिलकर इकट्ठे एक तरह से अगर हम अपने आप को क्लियर कर लेंगे, और हमारे छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां का माहौल बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने जिस तरह फरमाया कि ज्यादातर लोग अच्छे हैं, बहुत कम लोग होंगे, मर्द, औरत और मुतजन्निस, जिनको हमें उनके रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। तो इसी नोट पर बहुत शुक्रिया मलिहा जी आपका। शुरू में मैंने कहा था कि जी आपका बड़ा ही धीमा धीमा मेलोडियस स्टाइल और समझाने वाला, तो बॉन्ड ट्रेनर आप हैं, और बहुत मजा आता है आपसे वैसे भी बात करने का। तो बहुत शुक्रिया, हम आपको बार बार तकलीफ देते रहेंगे। मुझे पर्सनली इन वेबिनार्स के साथ इतना मजा आ रहा है, आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोज एक कर लिया करूं, मैं रोज एक किसी ना किसी साथी को ले लिया करूं। लेकिन शायद मुमकिन नहीं होगा। दिसंबर में हमारी कोशिश होगी कि हम इस सिलसिले को और इस टॉपिक पे, और मुझे ये भी लगा कि लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिवली रिसीव किया कि नहीं जी ये बड़ा सही काम हो रहा है, और एचआरडीएन बड़ा इस चीज में अच्छा किया एचआरडीएन ने। सो आई एम ग्रेटफुल
फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। टीम वर्क है, एक अकेले मेरा कुछ भी नहीं है। वो तमाम साथी जो इसमें अपना हिस्सा दे रहे हैं, और वो तमाम स्पीकर्स जो जिसको कहें कि 11th आवर पर भी आ जाते हैं मेरे साथ, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया मलिया जी। और इंशाल्लाह अजीज आप और हम मिलकर, मेहरगढ़ और एचडीएन मिलकर एटलीस्ट हम जो हमने बात की थी कि आने वाली नस्ल को यूनिवर्सिटी लेवल पर हम इसके मतलब जरूर आगाह करेंगे, और इस तरह के छोटे छोटे सेशन भी हम करते रहेंगे ताकि साथियों को बिल्कुल जी। इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू अल्लाह जी। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।